वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के चैप्टर में से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स विद सभी के सभी फॉर्मूलाज। आपका इस वीडियो में सब कुछ हो जाएगा अगर आप लोग ये सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड है कर लेते तो इस चैप्टर में से आने वाली एग्जाम में हर एक प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री में बेसिकली दो चीज़ों के बारे में स्टडी होती है। वन इज़ द लाइन इन स्पेस एंड सेकंड इज़ द प्लेन इन द स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में, इसकी इक्वेशन सोल्व कैसे होनी है और इस पर बेस्ड कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम बना सकते हैं, और दूसरा इसके बारे में होगा प्लेन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होती है इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन, सो अज्यूम दैट दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन, और यहाँ पर हमारे एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह। ठीक है, और इस पर हमें कोई दिया हुआ है यहाँ पर ए पॉइंट जो कि x1 y1 z1 है, और यहाँ पर ओरिजिन है। ठीक है, और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये किसी दूसरे वेक्टर b1 वेक्टर के हैं पैरेलल। ठीक है, और b1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं a, b, c। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में ही दी होती है, तो हमें सिर्फ इसे यूज़ करना है। तो ये जो है ये ओ वेक्टर है, इसको हम a1 वेक्टर लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की दो फॉर्म्स होती हैं हमेशा, एक होती है वेक्टर फॉर्म और दूसरी होती है यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी किसी भी स्ट्रेट लाइन की, तो वेक्टर इक्वेशन में जैसे कि दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई और जेड मिलेंगे, इसमें आपको आर वेक्टर मिलेगा। ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जिसमें से ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दैट इज a1 वेक्टर। ठीक है, प्लस एनी कांस्टेंट इनटू जिसके उसकी डायरेक्शन है पैरेलल b1 वेक्टर। ठीक है, और जो इसकी दूसरी फॉर्म होगी कार्टेशियन फॉर्म, उसमें हमें क्या करना है कि x माइनस जिसमें से वो हो रही है पास x1 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, a y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। एक बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, पैरेलल हैं अगर दो स्ट्रेट लाइंस तो उनके डायरेक्शन रेशियोज भी सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमें एग्जाम में एक तो ये चीज़ सोल्व करने के लिए पूछी जाती है, और दूसरा हमें वेक्टर इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना और इस इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर आता हो। वो मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर समझाऊंगा, तो वहाँ से आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और ये ए बी सी इस स्ट्रेट लाइन के क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। सो वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। इससे आप लोग डायरेक्शन को साइंस को भी सोल्व कर सकते हैं। इन सभी को आपको डिवाइड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के साथ, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अंडर रूट के साथ अगर हम इन सभी को कर देते हैं डिवाइड तो हमें डायरेक्शन को साइंस मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो हमारा ए था पॉइंट, वो था हमें यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3, और जिस वेक्टर के ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी पैरेलल, वो हमें b1 वेक्टर मान लीजिए दिया हुआ था यहाँ पर 3i कैप 2j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, तो अब हम इससे दोनों टाइप की इक्वेशंस में आपको बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो b1 वेक्टर है यहाँ से हमें डायरेक्शन रेशियोज मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो यही बताएगा। इसके डायरेक्शन रेशियोज अब हमारे पास क्या बन रहे हैं, 3, 2, 1, और ये जो a है पॉइंट, यहां से हमें a1 वेक्टर मिलने वाला है। तो a1 वेक्टर क्या होगा, 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर, सिर्फ आपको इसे यहां पर लिख देना है जो भी a1 वेक्टर होगा, प्लस एनी कांस्टेंट इंटू b वेक्टर, b1 वेक्टर। ठीक है, और इसकी जो दूसरी फॉर्म रहेगी वो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, x माइनस जिसमें से ये स्ट्रेट लाइन हो रही है पास, यानी कि जहां से हमें a1 वेक्टर मिला है। ठीक है, ये वाला 1 डिवाइडेड बाय द डायरेक्शन रेशियो 3, y माइनस जिसमें से हुई है ये पास 2 बाय 2 एंड z माइनस 3 बाय 1। तो ऐसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। So now this is our problem number 1. If the
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज दिस वन, देन राइट इट्स वेक्टर इक्वेशन। हमें इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने अभी अभी यहाँ पर देखी थी कि x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b एंड z माइनस z1 ओवर c, ये इसकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हमें इसको यहाँ से करना होगा चेंज। अब इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है, माइनस आएगी यहाँ से कॉमन, तो ये बन गया x माइनस 3/5। यहाँ पर तो ठीक है y प्लस 4 है, तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, और यहाँ से आएगा 2 कॉमन, z माइनस 3। ठीक है, तो ये इसके साथ हो गया। तो ये वाली जो भी यहाँ पर साइन होगा, अगर हमें यहाँ पर बनाना है पॉजिटिव और x का कोफिशिएंट हमें चाहिए 1, ऐसे ही सभी के लिए y का कोफिशिएंट 1, z का भी 1, तो इस साइन को आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। तो ये बन गया x माइनस 3/-5, और इसे y प्लस 4/7, ये बन गया z माइनस 3/2। ठीक है, अब जिस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन हो रही है पास, वो हमें यहाँ से मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट जिसमें से ये पास हो रही है, तो यहाँ से मिलता है x1 y1 z1। ठीक है, तो जो इसके आगे साइन है उसका ऑपोजिट हमें यहाँ पर लिखना है, मतलब हमें यहाँ पर लिखना है +3 कोमा, इसका क्या आएगा -4। आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कर कर देख सकते हैं, तो z1 की जगह पर है 3। ठीक है, तो ये बन गया। ओके, एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज हमें यहाँ से मिलने वाले हैं -5, 7 एंड 2, -5, 7 एंड 2। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो हमारी वेक्टर इक्वेशन होती है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। a1 वेक्टर यहाँ से बनेगा जिसमें से वो पास हो रही है, और b1 वेक्टर डायरेक्शन रेशियो से बनेगा। सो 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप इंटू कॉन्स्टेंट माइनस 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को बेसिक्स यहाँ पर जो यूज हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो आगे चलते हैं। के बाद है प्रॉब्लम नंबर 2, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, सो नाउ पॉइंट जिसमें से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है वो हमें यहाँ पर बताया गया है 1 2 3। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, दिस इज द पॉइंट। सो नाउ डायरेक्शन रेशियोज, मैंने आपको बताया था कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं पैरेलल तो डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होंगे, तो मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज इसके हैं वही हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उसके भी होंगे। हमें तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही होगी 1, 2, 3 ये है पॉइंट से, इसकी डायरेक्शन और ये जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है ये वाली, इसकी डायरेक्शन सेम है, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होंगे। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर इस बात का सिर्फ आप लोगों को इस बात का ही ख्याल रखना है कि जिस स्ट्रेट लाइन से आप लोग डायरेक्शन रेशियोज को सोल्व करने वाले हैं वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि x, y और z के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए +1। ठीक है, वो यहाँ पर बिल्कुल अपनी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बन गए -3, 2, 6। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं हमारे पास, और पॉइंट भी है जिसमें से पास हो रही है, तो हम इक्वेशन बना देते हैं। सो इक्वेशन इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाय द डायरेक्शन रेशियोज, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड z माइनस 3/6। ये इसकी बन जाएगी ये कार्टेशियन इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन के लिए r वेक्टर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जिसमें से हो रही है पास उसका बना दे वेक्टर, 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस एनी कॉन्स्टेंट लैम्डा, और इसका बनाएंगे वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन दोनों फॉर्म्स को एक दूसरे में चेंज करना भी सीख जाएंगे, और आपकी ऐसी सभी प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है कि अगर हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो यहाँ पर दी कि हमारी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है फ्रॉम द 2 गिवन पॉइंट्स, तो हमें उसकी इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है। तो उसकी वेक्टर इक्वेशन होगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम इनमें से किसी भी एक वेक्टर को चूज कर लेते हैं, हम a को चूज कर लेते हैं कि a से हो रही है स्ट्रेट लाइन पास,
सो A1 वेक्टर प्लस डायरेक्शन के लिए हमने क्या करना है, B1 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, मतलब इसमें से इसको कर देना है माइनस। सो B1 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। और ऐसे ही अगर हम इसे दूसरी फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो कार्टेशियन फॉर्म में, तो हमें फिर से इसमें से हो रही है पास, तो इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और डिवाइड में हमें रखने हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब जब दो पॉइंट्स में से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, इनके डायरेक्शन रेशियोज को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, इसका कुछ आंसर आ जाएगा सोल्व होकर, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये बन जाएंगे इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। और आप लोग ऐसे इसकी दोनों फॉर्म्स को ही सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा काम है। इसके बाद आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लीजिए हमारी दो स्ट्रेट लाइंस है, एक है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस एनी कांस्टेंट b1 वेक्टर, और दूसरी है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। और अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, कोस थीटा। अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन बताएगा b1, इसकी डायरेक्शन बताएगा b2, तो हमें b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट कर लेना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है ये। और इसका हम लेंगे मॉडुलस, बिकॉज हमें सिर्फ अक्यूट एंगल्स को सोल्व करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को यही फॉर्म्स दी होंगी, अगर आप लोगों को यही स्ट्रेट लाइंस दी होंगी ये कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, दोनों स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेने हैं। मान लीजिए एक के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1, और दूसरी के डायरेक्शन रेशियोज हैं a2 b2 c2। डायरेक्शन रेशियोज मतलब जो यहाँ पर डिवाइड में आएगा, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस, ठीक है। तो फिर हम उसको अप्लाई यहाँ पर है कर सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू, जब हम डायरेक्शन रेशियोज आपको होंगे यहाँ पर दिए, तो क्या आएगा, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। आपको एग्जाम में क्या होगा कि दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बताई होगी, आपको उस इक्वेशन में से डायरेक्शन रेशियोज को उतार लेना है, मतलब उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें और यहाँ पर डिवाइड में जो भी दिया हो उनको यहाँ पर लिखें और बाद में अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मतलब उसको डिवाइड कर देना है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और यहाँ पर आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है प्रॉपर्टी, दैट इज अगर हमारी स्ट्रेट लाइन हो परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या होगा, कोस थीटा जीरो बन जाएगा। कोस थीटा जीरो होगा तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये पूरी की पूरी जीरो बन जाएगी। a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। दोनों स्ट्रेट लाइंस होंगी एक दूसरे के पैरेलल, तो क्या होगा, पैरेलल होंगी तो उन रेशियोज का रेशियो सेम कर देना है, a1 बाय a2, ठीक है, इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये है फार्मूलाज हैं। अब इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा सो दैट द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं परपेंडिकुलर तो हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अभी अभी एक फॉर्मूला रीड किया था कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस होंगी परपेंडिकुलर तो उनके डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करवा सम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बट उससे पहले हमें इन दोनों स्ट्रेट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें से माइनस को निकालना पड़ेगा कॉमन। सो दिस बिकम्स माइनस एक्स माइनस 1 बाई 3, और यहाँ से आएगा 7 कॉमन, क्योंकि हमें x, y और z के कोफिशिएंट्स को बनाना है +1, ठीक है। यहां से आएगा 5 कॉमन, ओके। सो नाउ जो भी इनके आगे है वो सब कुछ हमें डिवाइड में जो है डायरेक्शन रेशियोज उनके साथ यूज कर लेने हैं। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 बाय -3, ये बन जाएगा y माइनस 2 बाय
2 लैम्डा अपॉन 7, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा z माइनस 2 11, ये वाला भी आ जाएगा नीचे 5, ठीक है। तो मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज अब हमारे पास क्या बन चुके हैं, डायरेक्शन रेशियोज इस स्ट्रेट लाइन के, दैट इज द -3, 2 लैम्डा बाय 7 एंड द 11 बाय 5, ओके। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। सो सेम टू सेम हमें दूसरी के लिए भी अब ऐसे ही सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से आएगा -7 कॉमन, x -1 बचेगा और नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा। एंड दूसरे वाला तो बिल्कुल ही ठीक है क्योंकि y का कोफिशिएंट है +1, और यहाँ से आएगा -1 कॉमन, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोगों ने चेंज कर लिया तो ये बन जाएगा x -1 अपॉन 3 लैम्डा अपॉन -7, ठीक है, इज इक्वल्स टू y -5/1 इज इक्वल्स टू द z -6/-5। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बन जाएंगे, दैट इज द 3 लैम्डा बाय -7, ठीक है, एंड द 1 एंड द -5, okay. So now just simply apply the formula. These two straight lines are perpendicular, so therefore a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 is equals to 0. So now these are the a1 b1 c1 and a2 b2 c2. So multiply the corresponding values. So -3 into 3 lambda by -7 plus 2 lambda by 7 into 1 प्लस 11/5 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 0। इसको अब आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी सोल्व होकर 7। तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है। इस प्रॉब्लम में आपने दो चीज़ों को सीखा है, एक तो है जो भी इक्वेशन आपको यहाँ पर दी होगी स्ट्रेट लाइन की, उसको पहले आप लोगों ने एक उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, डायरेक्शन रेशियोज निकाल कर, अगर दिए हैं परपेंडिकुलर तो ऐसे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। So now this is our fourth problem. Show that the straight lines intersect and find the point of intersection. हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं और हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इनको चेंज करना होगा इनटू देयर कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पर वो भी आप लोगों को अब यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। ये इसकी दी हुई है वेक्टर इक्वेशन, हमें इसको चेंज करना है इनटू द कार्टेशियन इक्वेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, x माइनस ये होता है पॉइंट जिसमें से स्ट्रेट लाइन हो रही है पास, तो 1 1 -1, तो x -1 और y -1 एंड z माइनस यहाँ पर लगेगा -1, और इनके डिवाइड में रहेंगे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएगा i कैप के आगे है 3 और j कैप के आगे है -1 और z वाली तो अब यहाँ पर टर्म ही नहीं है, तो वो बन जाएगा 0, ठीक है। तो इसको हमने अब कर लिया सिंप्लीफाई, तो ये बन गया x -1/3 इज इक्वल्स टू द y -1/-1 एंड z + 1/0। जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में यूज किया गया है कांस्टेंट, वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, इज इक्वल्स टू द लैम्डा, ठीक है। सो नाउ हमें यहाँ से x, y और z को सोल्व करना है बाय इक्वेटिंग विद दिस कांस्टेंट। तो एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी कि x -1/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 3 लैम्डा + 1। ऐसे ही आप लोगों को सोल्व कर लेनी है यहाँ से y की वैल्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -लैम्डा, ये वाला वन जाएगा दूसरी तरफ, दिस वन, और ऐसे हम सोल्व कर लेंगे z की वैल्यू, तो वो तो बन जाएगी 0 और ये जाएगा उधर 1, सो दैट इज द -1। सो यहाँ से हमने निकाल दिया एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट जो होगा वो क्या बनेगा, 3 लैम्डा + 1 लैम्डा + 1 एंड -1, ठीक है, यही बनेगी वैल्यूज, ये वाली सभी वैल्यूज आ गई। अब ऐसे ही हमें दूसरी स्ट्रेट लाइन के लिए करना है, x माइनस यहाँ पर है 4, डिवाइड में आएगा 2, y यहाँ पर j कैप वाली टर्म ही नहीं है, सो 0, यहाँ पर भी है नहीं तो 0, z -1 और डिवाइड में आएगा 3, ठीक है। इसको रख लेते हैं x -4/2 y/0
एंड द z प्लस 1/3 इसको करेंगे इज इक्वल्स टू द म्यू। अब यहां से भी सोल्विंग करते हैं, यहां से x आ रहा है 2 म्यू प्लस 4 एंड y आएगा 0 इंटू म्यू 0 एंड z आएगा 3 म्यू माइनस 1। तो इस पर आ जाएगा एनी पॉइंट इज 2 म्यू प्लस 4 कोमा 0 3 म्यू माइनस 1। ठीक है, अब हमने ये जो दो वैल्यूज निकाली हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों की वैल्यूज को हमें यहाँ पर कर देना है इक्वेट, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस की इंटरसेक्शन हो रही होगी तो ये दोनों जो हैं पॉइंट्स वो दोनों सेम वैल्यूज ही यहाँ पर देंगे, इसलिए हमें इनको कर देना है इक्वेट। सो सबसे पहले आएगा कि 2 म्यू प्लस 4 इज इक्वल्स टू द 3 लैम्डा प्लस 1, देन 0 is equals to the minus lambda plus 1, then 3 mu minus 1 is equals to the minus 1। तो यहां से आ गई हमारी वैल्यू इसकी लैम्डा की, यहां से आ गया म्यू, ये दोनों हो गए कैंसल, इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब अगर ये दोनों वैल्यूज यहां पर यूज करने के बाद राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों सेम आंसर देती हैं तो ये वैल्यूज हमारी सही हैं। यूज करते हैं, म्यू की वैल्यू लगाते हैं 0 और इसकी वैल्यू हमने लगाई 1, तो यहाँ पर भी बचा 4, उस तरफ भी 4 विच इज ट्रू। सो देयरफॉर इनकी इंटरसेक्शन हो रही है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा? सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, इनमें से यहाँ पर चाहे वैल्यूज यूज कर लें चाहे इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज कर लें, मैं ये वाली यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, 3 इंटू 1 प्लस 1 कोमा माइनस 1, यहाँ पर लगाई वैल्यू प्लस 1 एंड कोमा माइनस 1, तो ये बन गया आपका 4 0 एंड माइनस 1। सो दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का ये सिंपल सा मेथड है। तो आगे चलते हैं। सो नाउ यहाँ पर है स्टेटमेंट हमारी 5th प्रॉब्लम की, find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the point A to the straight line joining these two points। ठीक है, B और C को कोई स्ट्रेट लाइन कर रही है ज्वाइन, मान लीजिए ये वाली है, और A पॉइंट है यहाँ पर ऊपर, इससे हमने B और C पर एक ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। हमें इस परपेंडिकुलर का सोल्व करना है फुट, यानी कि इसको हम अगर P मान लेते हैं तो हमें P को सोल्व करना है। B पॉइंट है हमारा 0 -1 3 और C पॉइंट है हमारा 2 -3 -1। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी स्टेटमेंट है। एंड आल्सो फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट A इन BC। BC में अगर हमें A की इमेज सोल्व करनी है तो मतलब जितनी दूर A है उतनी दूर ही इसकी इमेज इस साइड पर बनेगी। एक हमें ये वाला पॉइंट सोल्व करना है, A' एंड P। पहले हम P सोल्व करेंगे, बाद में हम A' भी सोल्व कर लेंगे। ये वाली भी प्रॉब्लम बहुत बारी एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है, तो आपको इस प्रॉब्लम के यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। सो नाउ हमें ए पॉइंट है दिया गया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, BC स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर दो दिए होंगे पॉइंट तो उसकी आप लोगों ने इक्वेशन कैसे बनानी है। सो इक्वेशन ऑफ BC, ठीक है। सो x माइनस, हम इसको चूज कर लेते हैं हमारा x1 y1 z1, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे जिसमें से ये स्ट्रेट लाइन हो रही है पास। सो x माइनस 0, y माइनस -1 एंड z माइनस 3, ठीक है। और डिवाइड में हमें क्या रखना है, इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो कैसे मिलेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर कर, ठीक है। सो वो मैं यहीं पर आपको सोल्व कर देता हूं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, 2 -0 2 -3 -1, सो -3 + 1 दैट इज द -2, ठीक है। एंड इसके बाद आएगा आगे -1 -3 दैट इज द -4, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं अगर वो किसी सेम नंबर पर डिवाइड हो रहे हैं तो उसको आप लोगों ने डिवाइड भी आगे सोल्व कर देनी है। जैसे ये सभी 2 पर हो रहे हैं तो ये बन गया 1, -1, -2,
ठीक है। तो ये बन गए इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द BC। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पर सीधा यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द BC। ठीक है, तो ये बन गई x/1 y+1 by -1 एंड z-3 by -2। इसको रखेंगे इज इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट। सो नाउ एनी पॉइंट P ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने इससे ऊपर वाले सम में सोल्विंग की थी, ठीक है, जिसमें हमने इंटरसेक्शन निकाली है, सेम हमें यहाँ पर करना है। पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो 1 इंटू लैम्डा, इसके साथ तो कोई भी टर्म नहीं है तो यही आ जाएगा। फिर इसको करेंगे -1 इंटू लैम्डा और बाद में ये जाएगा उधर 1, ये बन जाएगा -1। फिर इसको करेंगे -2 लैम्डा और ये हो जाएगा +3। अब ये आपका बन रहा है अब यहाँ पर P पॉइंट। ठीक है, सो नाउ A पॉइंट क्या है वो भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हमें A पॉइंट भी है और P पॉइंट भी है, और ये जो AP है ये है BC के परपेंडिकुलर। हमें डायरेक्शन रेशियोज को निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP। ठीक है, AP के हमने डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। सो लैम्डा -1, ठीक है, माइनस लैम्डा -1 -8, तो ये बन गया -9। तो आप इसको रफ में चाहे सोल्व कर लें। -2 लैम्डा +3 -4, सो -2 लैम्डा इसमें से करेंगे -4 तो ये बच जाएगा -1। ठीक है, अब एक तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए हमारे ये वाले, और दूसरे हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए यहाँ पर BC के। ठीक है, जिसमें से ये वाले यूज करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर। सो नाउ AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो हमारी डायरेक्शन रेशियोज वाली है कंडीशन, वही यहाँ पर सेम अप्लाई हो जाएगी कि A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, C1 इंटू C2 का सम क्या आएगा 0। सो अप्लाई कर देते हैं। लैम्डा +1 इंटू 1 प्लस माइनस लैम्डा -9 इंटू -1 प्लस -2 लैम्डा -1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब आप लोगों को इसकी सोल्विंग करनी है, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर लैम्डा का -2। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा P सोल्व हो जाएगा। सो देयरफॉर पॉइंट P इज, तो हमारा P क्या बन जाएगा, यहाँ पर यूज करने वैल्यू -2, यहाँ पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा +2 -1, तो ये बच गया 1, और यहाँ पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा +4 + 7। अब आपका P पॉइंट तो सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर ओनली रह जाती है A' की वैल्यू, यानी कि जो यहाँ पर A की होगी, इसमें कह सकते हैं कि इमेज। ठीक है, अब हम A को अज्यूम कर लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, नाउ P इज मिड पॉइंट A'। जो हमने अभी भी सोल्व किया है P पॉइंट, वो क्या है, वो हमारी A टू A' का क्या बनेगा, मिड पॉइंट। ठीक है, सो इसका मतलब जो हमारा P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। ठीक है, तो इसके आएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स -1 प्लस अल्फा बाय 2, बीटा +8/2, ठीक है, एंड गामा +4/2, यही बनेंगे। ठीक है, अगर वो है मिड पॉइंट, तो एक है P की वैल्यू ये वाली और दूसरी है P की वैल्यू ये वाली। हमें इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर इक्वेट करवा देना है, यानी कि अल्फा -1 इज इक्वल बाय 2 इज इक्वल्स टू द -2। यहाँ से आप लोग अल्फा सोल्व कर लें, फिर इन दोनों को इक्वेट कर दें, फिर इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दें। इनको इक्वेट करने के बाद आपकी अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यूज निकल आएंगी। तो आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ पर, जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अल्फा -1/2 इज इक्वल्स टू -2। इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा बन जाएगा आपका -3। ऐसे ही आपका बीटा बन जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर 6। ऐसे ही आपका गामा की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी, इन दोनों को सोल्व कर दैट इज द 10। तो मतलब हमारा जो A' है वो क्या बन जाएगा, -3, 6, 10। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सिंपली सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि इसमें क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 5। तो आगे चलते हैं।
सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या है कि फाइंड द कार्टेशियन एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो यहां से पास हो रही है, एक तो हम ये यूज कर सकते हैं और इन दोनों के हैं परपेंडिकुलर। सो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो क्या होगा कि x माइनस पास कहां से कर रही है 1 से, y माइनस 2 एंड z माइनस -4। ठीक है, सो नाउ डायरेक्शन रेशियोज तो अभी हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन के हैं नहीं, तो मैं उन्हें अज्यूम कर लेता हूं a, b, c। ठीक है, सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर a, b, c। सो नाउ अब जो दूसरी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, पहले उनको आप लोगों ने ख्याल से देखना है कि क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x, y और z के कोफिशिएंट्स होने चाहिए +1, तो वो ओके है। ठीक है, सो नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, टू, इसको मान लेते हैं 1, टू लाइन 1 आर, उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज उतारते हैं। इसके क्या बनेंगे 3, -16, 7 एंड इसके क्या बनेंगे 3, 8, -5। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना है कि अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली इसके है परपेंडिकुलर, तो हमारी क्या थी कंडीशन के a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल्स टू होगा 0, तो पहले इस पर अप्लाई कर। सो देयरफॉर a इंटू 3, फिर आएगा b के साथ -16b, फिर आएगा c के साथ इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही हमें दूसरी स्ट्रेट लाइन के साथ करना है। ठीक है, इसके साथ करेंगे 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट करना है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें a, b और c को निकाल लेना है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि a, b और c सभी हमारे सिर्फ एक साइड पर हों और दूसरी साइड पर आपको 0 बना लेनी है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको उतार देना है 2, 3, 1, 2। ठीक है, इसको आप बाद में यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, 2, 3, 1, 2। ठीक है, 2, 3, 1, 2 मेथड होता है। इसका मतलब क्या है, ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 3। सबसे पहले दूसरी पोजीशन वाले हमें लिखने हैं कोफिशिएंट -16 एंड 8, फिर लिखने हैं हमने ये वाले थर्ड वाले 7 एंड -5, फिर लिखने हैं हमें ये वाले 1 नंबर वाले और फिर से लिखने हैं 2 वाले। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सोल्व आउट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 80। अब जब इसको इसके साथ करेंगे तो आएगी आगे एक माइनस। ठीक है, b इसको करेंगे एक आएगी माइनस और एक यहाँ से आ गई माइनस, तो ये बन गया प्लस, एंड c ये बन जाएगा 24 + 48। ठीक है, तो ये हमारा सोल्व आउट होकर बन रहा है a बाय, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 24, b बाय 36 एंड c बाय ये बन गया 72। ठीक है, इनके रेशियोज निकाल देते हैं। वैल्यू पर ये सभी हो रहे हैं डिवाइड, तो ये बन गया 2, b बाय बन जाएगा 3 एंड c बाय बन जाएगा 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, हमें इस इक्वेशन में इनको यूज कर लेना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या बन जाएगी x - 1/2, ठीक है, y - 2/3 एंड z माइनस ये बन गया माइनस प्लस 4/6। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमें इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है। ठीक है, स्टेटमेंट में हमें ये भी साथ में ही पूछा गया था, ये वाला स्किप हो जाएगा तो आपका 1 मार्क्स डायरेक्ट हो सकता है। कौन से पॉइंट में से वो हो रही है पास, दैट इज द 1, 2 एंड -4, ऑपोजिट साइन लेना है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आ गया 1 i कैप, 2 j कैप और ये बनेगा -4 k कैप। ओके, इनटू कांस्टेंट, यहाँ से मिलेंगे डायरेक्शन रेशियोज और यहाँ से मिलेगा डायरेक्शन वाला वेक्टर, 2 i कैप, 3 j कैप एंड 6 k कैप।
ओके, तो ऐसे इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं। सो नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। तो अगर हमें टू लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें क्या फार्मूला यूज करना है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पर बेस्ड एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, तो ये आपको अच्छे से ज़रूर सीख लेना है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम निकालते हैं बिटवीन द स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो ना तो इंटरसेक्ट हों ना ही एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है। तो मान लीजिए एक इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है हमें दिस वन, और दूसरी की ये है, मतलब हमें इनकी वेक्टर इक्वेशंस को यूज़ करना है। यहाँ पर कोई दूसरा ले लेते हैं कांस्टेंट, वेक्टर इक्वेशंस हमें यूज़ करनी है। अगर आपको इनकी इक्वेशन दूसरी फॉर्म में दी गई है कार्टेशियन में, तो उनको पहले आपने वेक्टर में सोल्व कर लेना है, तो आपको ईजी लगेगा बहुत ही, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ही सिंपल सा काम है, जो दोनों डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं उनका हमें यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है सबसे पहले। सो b1 क्रॉस b2 करेंगे, ठीक है, और इसी के ही मैग्नीट्यूड के साथ इसे हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोगों को सीख लेना है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ओके। बाद में इसका जो भी ये आंसर आएगा, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे विद a2 वेक्टर माइनस a1, और इसका आंसर हम रखेंगे ओनली पॉजिटिव वाला, क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड इनटू डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1, ठीक है। तो अगर इसकी इक्वेशंस आपको दूसरी फॉर्म में दी गई हैं तो उनको पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज कर ले, तो ये वाला फार्मूला लगा दें, ओके। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस होंगी यहाँ पर पैरेलल फॉर द पैरेलल लाइंस, उनके लिए क्या होगा कि ये जो b1 और b2 वेक्टर तो सेम होगा, क्योंकि उनकी तो डायरेक्शन ही सेम है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? एक ही वेक्टर होगा, मान लीजिए वो है b वेक्टर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो उसका डायरेक्टली हम यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 वेक्टर और डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ओके। तो अब यहीं से एक और फार्मूला हमारे पास आता है, ठीक है, कि अगर इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाए 0, तो ये दोनों लाइंस वो इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे हमने एक इससे पहले प्रॉब्लम सोल्व की थी, उसमें क्या था कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी सोल्व करना था, ठीक है। अगर वो सोल्व करना है तो जैसे हमने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया है वैसे ही आपको करना है। अगर आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो आप ये भी लगा सकते हैं, मतलब आप लोग इसे भी सोल्व कर कर वहाँ पर दिखा सकते हैं कि डी का आंसर 0 आए। आप लोग उस मेथड के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि लाइंस आर कोप्लेनर, कोप्लेनर होने का मतलब क्या होता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही प्लेन में होंगी, तो वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर वो दोनों होंगी यहाँ पर पैरेलल, ठीक है। तो अगर वो दोनों इंटरसेक्टिंग हैं तो d इज इक्वल टू 0, या फिर हम क्या कर सकते हैं x2 माइनस x1 y2 y1, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन से जिन जिन पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है, उन दोनों की सब्सट्रैक्शन और फिर उनके डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हमें इक्वल्स टू 0 प्रूफ कर देना है। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि टू लाइंस आर कोप्लेनर, ठीक है। तो आगे जो हमारा प्लेन्स वाला पार्ट होगा उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस प्लेन में ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं उसकी इक्वेशन हमें कैसे सोल्व करनी है, ठीक है। तो ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। अब इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो उसमें आप लोगों को इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख लेना है अच्छे से, ओके। सो नाउ दीज आर द टू स्ट्रेट लाइंस, तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दीज वन, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारे लिए बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट के साथ दिया है वेक्टर, ये हमारा बन जाएगा b1 और ये हमारा बन जाएगा a1। तो इसमें आपको ऐसी स्टेटमेंट भी दी जा सकती है कि ये जो है कांस्टेंट, यहाँ पर i j k को सोल्व कर कर अलग से उनमें यूज़ किया होगा। तो आपको पहले कांस्टेंट वाली सभी टर्म्स को वहाँ पर अलग बना लेना है और दूसरी टर्म्स को यहाँ पर अलग रखकर आपको a1 और b1 को सोल्व कर लेना है, ठीक है। वो भी स्टेटमेंट्स मैं आपको इसी वीडियो के साथ एक असाइनमेंट में ज़रूर साथ में ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो भी आप लोगों ने ज़रूर सोल्व करनी है। तो इस वेक्टर में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद a1 लैम्डा b1 वेक्टर के साथ, तो हमारा a1 वेक्टर क्या मिल रहा है, दिस वन i कैप प्लस j कैप, और हमारा b1 वेक्टर क्या मिल रहा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप,
ठीक है। तो ऐसे ही हमारा दूसरी इक्वेशन क्या है, दिस वन, दूसरा कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें A2 वेक्टर क्या मिल रहा है, दिस वन 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और हमारा B2 वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हमें सिर्फ अप्लाई करना है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या था, B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट विद A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो हम सबसे पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर सोल्व कर लेते हैं, वो तो इजी है। A2 में से A1 को करना है सब्ट्रैक्ट, 2 माइनस 1 दैट इज द 1, j माइनस j ये हो गया 0 और माइनस k, तो ये वाला बन गया। इसको अभी यहाँ पर रखते हैं। सो नाउ B1 क्रॉस B2, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, सो i कैप j कैप k कैप, पहले इसको लिखेंगे B1 वाले को 2 माइनस 1 एंड द 1, फिर इसको लिखेंगे B2 को 3 माइनस 5 2। इसको सोल्व कर लें तो क्या बनेगा, सबसे पहले i कैप आएगा, इस रो को स्किप करेंगे और इसको स्किप करेंगे, ये वाले 4 एलिमेंट्स यूज करेंगे, दिस इनटू दिस माइनस 2, तो यहाँ से होगा माइनस 5, देन j कैप 2 इंटू 2 4, अब इसको स्किप कर दिया, माइनस 3 प्लस k कैप, अब इसको करेंगे माइनस 10 माइनस 3, तो ये आपका सोल्व होकर बन जाएगा यहाँ पर, दैट इज द माइनस 2 प्लस 5 3i कैप माइनस j कैप प्लस, और यहाँ पर बच गया आपका माइनस 7k कैप। ठीक है, तो अब हमें इसी का सोल्व कर लेना है मैग्नीट्यूड। उसके लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर आएगा 1, इसका स्क्वायर आएगा 49। ठीक है, सो दिस बिकम्स द 59 का स्क्वायर। सो नाउ सिर्फ अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सो B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट विद A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो इस वेक्टर का और ये जो हमारा ये वाला वेक्टर है, इन दोनों का आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, तो i कैप वाले को i साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ पर j वाली टर्म ही नहीं है तो 0 बच गया, माइनस 7 इंटू माइनस 1 दैट इज द 7, तो ये बन गया आपका 10। सो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला उतारें एक बार दोबारा से, ठीक है, डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, अप्लाई कर दें। इसकी वैल्यू क्या आई है 10 और इसकी वैल्यू आई है 59 का स्क्वायर रूट, तो ये तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव आंसर है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसे सोल्व आउट करना है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ओके, सो नाउ इसमें हम अब सोल्व करने जा रहे हैं कुछ शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही सिंपल से हैं। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूलाज अप्लाई होने वाले हैं। सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइन्स, हमें इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स में एक्यूट एंगल्स को सोल्व करना है। तो मैंने आपको फार्मूला तो ऑलरेडी बताया हुआ है, सिर्फ हमें इनके डायरेक्शन रेशियोज को यूज़ करना है। तो पहले ये आपको देख लेना है कि क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये सभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन्स, ठीक है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज पहले आपको लिख लेने हैं 3 4 5, एंड इसके क्या है 4 माइनस 3 5। सो नाउ एक्यूट एंगल के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला ऑफ द कोस थीटा। तो क्या था, पहले डायरेक्शन रेशियोज को एक दूसरे के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, 5 इंटू 5 प्लस 25। बाद में पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर्स का सम, यानी कि 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड द 5 स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर रूट। सिमिलरली इस पर करेंगे 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25,
तो ऊपर क्या बचेगा, ये दोनों आपस में सोल्व हो गए, ये बच गया ओनली 25। और नीचे दिस बिकम्स द 50 इंटू 50 का स्क्वायर रूट, यानी कि ओनली बच जाएगा 50, क्योंकि ये भी 50 का स्क्वायर रूट, ये भी 50 का स्क्वायर रूट, तो ये बच गया 1/2। सो नाउ कोस थीटा बिकम्स द 1/2, तो एंगल हमारा क्या आ जाएगा, देन थीटा इज इक्वल्स टू द 60 डिग्री, दैट इज द π/3। ठीक है, तो ऐसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम है। सो नाउ इसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ द k सो दैट द दीज टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो x को तो x ही रखेंगे, इसके ओवर लिख देते हैं 1। इसको क्या लिखेंगे, ये जो माइनस है इसको हम यूज करेंगे डिवाइड में, -1। k है ऊपर, तो इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/k। ठीक है, एंड ये जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है ये तो x-2 है, इसको लिख लेते हैं /1। इसमें से 2 आएगा बाहर, तो y + 1/2, और यहाँ से आएगा माइनस कॉमन, इसको एक बार फिर से लिखेंगे x-2/1। ये वाला 2 आ जाएगा डिवाइड में 1/2, ये बन जाएगा z-1/-1। ठीक है, सो नाउ दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, इसके और इसके, और ये दोनों हैं परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर कर इनका सम आ जाएगा 0 के बराबर। सो 1 × 1 प्लस -1 × 1/2 एंड प्लस 1/k × -1 इज इक्वल्स टू द 0। तो यहाँ से आपको अब इसका यह आंसर सोल्व करना है कि अब इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग इस k की वैल्यू सोल्व करते हैं तो वो आपकी बन जाएगी 2। ठीक है, तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, बिल्कुल ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। सो नाउ इसके बाद है हमें यहाँ पर एक MCQ है, पूछा गया इफ P इज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द दीज 2 पॉइंट्स, इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द P is 2 then find its z कोऑर्डिनेट। तो हमें पहले इन दोनों पॉइंट से सोल्व हो रही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो वो मैंने आपको बताया था, एक हमारा बन जाएगा x1 y1 z1, ये बन जाएगा x2 y2 z2। तो इक्वेशन से पहले इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम क्या करेंगे, x2 - x1, तो 5 - -1, तो ये बन गया 5 + 1, 0 - 3 एंड 6 - 2, तो ये बन जाएंगे 6 - 3 एंड 4। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन इज x - -1 बाय 6 डायरेक्शन रेशियो, y - 3 बाय -3 एंड z - 2 बाय 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू 2 बताई गई है, तो हम यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। सो पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर आने वाला था x + 1, तो वो बन गया 2 + 1 बाय 6, y - 3 बाय -3 एंड z - 2 बाय 4। अब आपको ये वाला सोल्व करना है z, तो मैं इसको और इस वैल्यू को एक दूसरे के साथ इक्वेट करवा दूंगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3/6। ठीक है, इज इक्वल्स टू द z - 2 बाय 4, सो दिस बिकम्स द 1/2 एंड ये चला जाएगा उस तरफ, तो ये बचेगा 2 एंड z बिकम्स द 4। तो आपके z की वैल्यू बन जाएगी 4, तो 4 के अकॉर्डिंग आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन दिस वन कट्स द कि यहाँ पर XY प्लेन, ये XY प्लेन से पास हो, वहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। तो XY प्लेन पर क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू 0 ऑन XY प्लेन, जो भी प्लेन होगा जो वैल्यू इसमें नहीं है वो रहेगी 0, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं Z इज इक्वल्स टू 0। सो x + 3/3 y - 1/-1 इज इक्वल्स टू 0 - 5/-5
x प्लस 3/3 को एक बार इक्वेट करेंगे इस वैल्यू से, ये बच जाएगी -5/-5। एक बार इसको करेंगे इक्वेट y -1/-1 को -5/-5 के साथ, तो ये तो बच गया 1, तो ये बच गया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 × 1 3, सो x इज 0। सिमिलरली यहाँ पर भी बच जाएगा 1, तो y -1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, दिस आल्सो बिकम्स द 0, सो आवर पॉइंट इज 0,0,0, क्योंकि z तो ऑलरेडी था 0, x और y भी 0 आ गए, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही होगी जब ये xy प्लेन से पास होगा, तो वो कहेंगे ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो एक MCQ हम यहाँ पर और सोल्व कर लेते हैं। सो नाउ इसमें है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि y एक्सिस पर जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। सो y एक्सिस के ऊपर क्या होगा, y एक्सिस के ऊपर सिर्फ जो वैल्यूज रहेंगी वो रहेंगी y की, सो x भी 0 रहेगा और z भी 0 रहेगा। तो अगर ये था हमारा पॉइंट P 2, -3, 4, जब इससे हम करेंगे ड्रॉ ऑन द y एक्सिस, ठीक है, तो ये जो रहेगा इसकी y की वैल्यू सेम रहेगी और बाकी सभी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। जिस भी एक्सिस पर आपको ड्रॉ करना है सिर्फ वही वैल्यू आपकी सेम रहेगी, बाकी दोनों 0 हो जाएंगी अगर वो एक्सिस के ऊपर है तो। सो 0 - 3 0 इज द राइट आंसर, सो C इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको सिंपल से MCQs जो हैं वो इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे आपका 3 डायमेंशनल में से लाइंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसके दूसरे पार्ट में हम रीड करेंगे ऑल अबाउट द प्लेन्स, उनकी इक्वेशन और उन पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो वो भी पार्ट आपके लिए जल्द अवेलेबल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आपको जरूर शेयर करना है, और इन सभी प्रॉब्लम्स की PDF फाइल भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा इसके साथ हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।